अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हर साल 1 फरवरी को देश के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा देश का बजट अनाउंस किया जाता है, जिसमें हम सबको पता चलता है कि सरकार कितना पैसा कमा रही है और कितना खर्च कर रही है। पैसा अलग अलग जगहों पर जनता की भलाई के लिए हमेशा की तरह इस साल भी 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2024 प्रेजेंट किया। बस फर्क इतना है कि इस साल का बजट इंटरिम बजट था, यानी कि एक टेम्पररी बजट जो पूरे साल के लिए बस एस्टिमेट देगा। ये इसलिए क्योंकि इस साल लोकसभा के इलेक्शंस हैं। जब इलेक्शंस के बाद नई सरकार बनेगी तो फुल बजट जुलाई के महीने में लग जाएगा। जब भी इलेक्शंस होता है तो यही किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरिम बजट ज़रूरी नहीं है। अगले कुछ महीने सरकार कैसे पैसे खर्च करती है इसी से पता चलेगा। ओवरऑल स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन भी पता चलती है इस सरकार की। आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे क्या है इस नए बजट में आपके लिए, आम जनता के लिए। पिछले बजट्स में जो वादे किए गए थे, जो खर्चे किए गए थे, कितने पूरे हुए और क्या उनका रिजल्ट निकला। पिछले साल की तरह दोस्तों इस साल भी जो सरकार का मेन फोकस एरिया था बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में इसे कैपेक्स भी कहा जाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो पैसे सरकार खर्च कर रही है लॉन्ग टर्म एसेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इकोनॉमी जैसे कि सड़कें बनाना, रेलवे, स्पोर्ट्स बिल्डिंग बनाना या ब्रिजेस बनाना। पिछले साल सरकार ने एक्सपेंडिचर को ऑलरेडी बहुत बढ़ाया, 33% का इंक्रीज किया था पिछले साल और 10 लाख करोड़ एलोकेट किया था। डेटा हमें बताता है कि हालांकि सरकार ने सारे के सारे 10 लाख करोड़ खर्च नहीं किए। पिछले साल एक्चुअल स्पेंडिंग जो थी वो 9.5 लाख करोड़ रुपीस थी, लेकिन इस साल इसे 11.1% से और बढ़ा दिया गया, यानी कि 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है सरकार ने। इसके पीछे कारण बहुत सिंपल है। सरकार का कहना है कि अगर इन जगहों पर पैसा स्पेंड किया जाता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी देखने को मिलता है। लोगों को नौकरियां मिलती हैं जब इतने बड़े ब्रिजेस, सड़कें, स्पोर्ट्स बनाए जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 4 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़कर 3 गुना बढ़ चुका है। रेलवेज के लिए स्पेसिफिकली 2.55 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। 3 नए कॉरिडोर्स भी अनाउंस किया गया है। एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि 40,000 से ज़्यादा नॉर्मल रेल कोच को वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। रेलवेज की एलोकेशन पिछले साल के 2.41 ट्रिलियन लाख करोड़ की से कई ज़्यादा है और पिछले साल 1 लाख करोड़ का इंक्रीज देखने को मिला था। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। होपफुली इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर रेलवे सेफ्टी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल ढेरों एक्सीडेंट हुए थे। 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश का ट्रेन कॉलिजन, 11 अक्टूबर को बिहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेलमेंट, 26 सितंबर को मथुरा EMU ट्रेन डिरेलमेंट, जून 2023 में ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जो इतिहास का सबसे खतरनाक हादसों में से एक था। ऑलमोस्ट उस हादसे में 300 लोगों की जानें चली गई। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो सरकार ने अनाउंस किया है आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान। जैसे फर्टिलाइजर फोकस किया है नैनो DAP जैसे फर्टिलाइजर्स को। नैनो DAP का फुल फॉर्म है नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि एक टाइप का इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर है। इसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फॉस्फोरस डाला होता है। ये ग्रीन फार्मिंग के लिए बहुत यूजफुल होता है, इसलिए इसे बढ़ावा दिया गया है। दूसरी तरफ जो ऑयल सीड्स इनिशिएटिव है, इसमें सरकार ने कहा कि बाहर से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसे कट करना चाहते हैं। एडिबल ऑयल पोर्ट को 60% कट कर चुके हैं।
कट करके 30% पर लाना चाहते हैं, जिससे इंडिया मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर जैसी सीड्स में आत्मनिर्भर बन सके। फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडीज दी जाती है, उसका बजट कट किया गया है। पिछले साल 1.89 लाख करोड़ के कंपैरिजन में इस साल 1.64 लाख करोड़ कर दिया गया है। फूड सब्सिडीज को भी कट कर दिया गया है। पिछले साल के बजट एलोकेशन 2.12 लाख करोड़ रुपए थी, इस साल 2.5 लाख करोड़ कर दी गई है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर में आए तो यहाँ काफी बुरी खबर है। सरकार ने ऑलरेडी पिछले साल एजुकेशन का बजट कट कर दिया था, लेकिन जितना सरकार ने कहा था कि वो खर्च करेंगे, पिछले साल उतना भी खर्च नहीं किया, बल्कि उससे भी कम खर्च किया। 1 लाख करोड़ सरकार ने बजट में 16,000 कहा था कि वो एजुकेशन पर खर्च करेंगे, लेकिन जो रिवाइज बजट एस्टिमेट है उस साल सरकार ने 1,08,000 ही खर्च कर पाई थी। इस साल छोटा सा एक इंक्रीज जरूर देखने को मिलेगा। 1.6 लाख करोड़ की जगह 1.25 लाख करोड़ रुपीस सरकार ने एलोकेट किया है। उस पर से एजुकेशन सेक्टर के अंदर कई अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े बजट कट कर दिए गए हैं, जैसे कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ज्ञान कमीशन को एलोकेट करने वाला बजट 61% से कट कर दिया गया है। इस साल पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट्स 6,409 करोड़ रुपीस इस साल सिर्फ 2,500 करोड़ कर दिए गए हैं। IIMs और IITs को दिया जाने वाला बजट काटा गया है। इस साल 10,384 करोड़ रुपीस की जगह 10,324 करोड़ रुपीस IITs के लिए, IIMs को पिछले साल 300 करोड़ की जगह 213 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। लेकिन ये कहां पर बजट बढ़ा है? एजुकेशन में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ज्यादा पैसा खर्च किए जा रहे हैं। पिछले साल 11,500 करोड़ रुपए की जगह इस साल 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन में खर्च किया गया है, पैसा बढ़ाया गया है। पिछले साल 210 करोड़ की जगह इस साल 355 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में पिछले साल सरकार ने 89,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किया था, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से 79,000 करोड़ रुपीस खर्च किए गए। इस साल बहुत छोटा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा। सरकार ने 90,000 रुपए एलोकेट किए हैं। यहाँ 2 इनिशिएटिव सरकार ने लॉन्च किया है। पहला, आयुष्मान भारत को एक्सपेंड किया जाएगा। दूसरा, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पर फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब लोगों को घर देना, इसका एलोकेशन बढ़ाई गई है। 79,590 करोड़ रुपीस इस साल 80,671 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए। इसी योजना के तहत सरकार ने ये भी कहा है कि मिडिल क्लास के डिजर्विंग सेक्शंस के लिए वो एक नई स्कीम लॉन्च करेंगी, जो किराए के घर में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं या अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, उन सबको अपना घर बनाने का मौका दिया जाएगा। ओवरऑल इकोनॉमी की बात की जाए तो इंडिया ये गैप ग्रोथ रेट है। फाइनेंशियली 2023 और 2024 के लिए प्रोजेक्ट किया गया है 7.3% पर होगा। यहाँ 2 टाइप के जीडीपी होते हैं, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, ये दूसरा होता है रियल जीडीपी। नॉर्मल जीडीपी आज के प्राइस के हिसाब से जीडीपी का प्राइस बताता है। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेते हैं। फॉर एग्जांपल, देश के नॉर्मल जीडीपी का ग्रोथ रेट 15% के आसपास है, लेकिन देश में इन्फ्लेशन देखी जा रही है 10% की, तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 15% से -10% इक्वल्स टू 5%। लेकिन 2022 और 23 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है 10.5% पर। हमारी इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेट 4% अराउंड है, तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% की, ये थोड़ा सा कम है।
दिसंबर 2023 में आरबीआई ने अपनी प्रोजेक्शंस बढ़ाकर कहा था कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के अराउंड होगी, लेकिन आज के दिन ये 6.5% के अराउंड ज़्यादा है। अगर हम इंटरनेशनल एजेंसीज देखें, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट वो भी सिमिलर रेंज में होता है। अक्टूबर 2023 में आईएमएफ ने इंडिया का ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट 6.3% हुआ था। 2024 और 2025 के लिए वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट कर रखा है 6.4%, ओईसीडी ने प्रोजेक्ट कर रखा है 6.1% और एडीबी का प्रोजेक्ट 6.7%। आईएमएफ ने ये भी कहा है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2027 में। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना अलग अलग किस चीज़ में डेटा में पैटर्न आइडेंटिफाई करता है और एक कंट्री की ग्रोथ प्रेडिक्ट करती है। इसी काम में अक्सर डेटा साइंटिस्ट का इस्तेमाल करते हैं और यही रीज़न है कि डेटा साइंटिस्ट आज के दिन वन ऑफ द मोस्ट लक्रेटिव कैरियर ऑप्शंस। डेटा और डेटा से निकलने वाली कंक्लूजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में जीडीपी ग्रोथ रेट इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि इससे पूरा मार्केट ऊपर या नीचे गिर जाता है। बजट के दूसरे एरिया पर जो है फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। फिस्कल डेफिसिट होता है सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के डिफरेंट, यानी सरकार जो पैसा खर्च कर रही है और सरकार जो पैसा कमा रही है, इसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ डेफिसिट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब है कि सरकार जितना पैसा कमा रही है उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। इस साल के लिए इंडिया का फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है 17.86 लाख करोड़ का, लेकिन हम फिस्कल डेफिसिट को यूजुअली एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी करके देखते हैं तो पिछले साल सरकार ने टारगेट रखा था कि ये 5.9% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। इस साल रिवाइज एस्टिमेट शो करता है कि सरकार ने सिर्फ अपना टारगेट अचीव किया, बल्कि ये उससे भी कम पर ले आए हैं। 5.8% पर इस साल के बजट में 2024 और 2025 के लिए फिस्कल डेफिसिट के लिए टारगेट रखा गया है 5.1% ऑफ जीडीपी। कम है तो ये तो अच्छी चीज़ है। सरकार ने 2003 में एक एक्ट पास किया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट 2003। इस एक्ट के अनुसार सरकार का टारगेट होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट को 3% नॉर्मल जीडीपी रखा जाए, लेकिन तब से लेकर अब तक सिर्फ एक ही साल रहा है, बीच में 2007 और 2008 के अराउंड, जहां पर सरकार का टारगेट को बीट कर पाई थी। अभी पिछले कुछ सालों से सरकार धीरे धीरे कम कर रही है ताकि उसे रेंज तक लाया जा सके और फाइनेंशियली साल 2026 तक के लिए 4.5% का टारगेट रखा जाए। सरकार जितना भी पैसा कमाती है उसका करीब 1/3 पैसा इंटरेस्ट सर्विसिंग पर खर्च किया जाता है। इंटरेस्ट सर्विसिंग का मतलब है जो सरकार के ऊपर कर्ज है उसका पेमेंट करी जा रही है। दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बोरोइंग इंक्लूड है, जो चाहे देश के अंदर से पैसा बोरो किया हो या देश के बाहर से सरकार ने बोरो किया हो। टोटल इस साल सरकार ने 11.9 लाख करोड़ रुपीस इस इंटरेस्ट सर्विसिंग पर खर्च किया है। ये नंबर पिछले साल के कंपैरिजन में 1.3 लाख करोड़ रुपीस बढ़ चुका है। इस टेबल में बड़े बड़े खर्चे देख सकते हैं आप जो कि इस साल बजट में सरकार खर्च करेगी। इसे कंपेयर किया गया है पिछले साल के रिवाइज बजट एस्टिमेट से। टैक्सेस की बात की जाए तो आम लोगों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है बजट में, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ नहीं बदला है। इनकम टैक्स के स्लैब्स वही हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये भी है देखने की सरकार सबसे ज़्यादा किन टैक्सेस पर पैसा कमाती है। बजट फाइनेंस के लिए 2025 सरकार ने 19% अपना पैसा तक कमाया है,
इनकम टैक्स से आने वाला पैसा से दूसरे नंबर पर है। जीएसटी 18% सरकार के पास जीएसटी से आएगा, फिर आएगा कॉर्पोरेट टैक्सेस 17% पर, यानी सरकार की कमाई अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का है वो है इनकम टैक्स पेयर्स का और जीएसटी पे करने वाले लोगों को, और कंपनीज के द्वारा जो कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा दिया जाता है उसका कंट्रीब्यूशन इसके बाद में आता है। हालांकि इन सब से भी कमाई का जरिया सरकार के लिए अभी भी बोरोइंग है, पैसा बोरोइंग करना, जो कि 28% पर फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट टैगलाइन रखी है, विकसित भारत बाय 2047, डेवलप्ड इंडियन बाय 2047 की इन्होंने वादा किया है इंडिया को डेवलप कंट्री बना देंगे 2047 में, और ये भी कहा है कि 2030 तक इंडिया $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तब पता चलती है जब इन बातों को कंपेयर करोगे आप पिछले वादों से। 2019 की नीति आयोग मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। 2024 आ चुका है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो दूर की बात है, इंडिया 4 ट्रिलियन इकोनॉमी भी अभी तक नहीं बन पाई है। करंट स्टेटस इंडिया का है $3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब सरकार चाहती है तो अपनी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की एक नई डेडलाइन प्रॉमिस दे सकती थी कि 2024 तक नहीं हो पाई, लेकिन हम 2026 तक कर लेंगे। लेकिन फिर लोगों को याद आ जाता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की इन्होंने पिछली भी बातों की सरकार ने सोचा था। इस नंबर 1 स्टेप और आगे बढ़ाओ और 60 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रॉमिस करो, क्योंकि अगर ये पहले का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बोल देते तो लोगों को ये पता चल जाता कि अरे अभी तक की तो इन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी पूरा नहीं किया है। तो इन्होंने बहुत ही दिमाग से इन्होंने 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा किया है, और कि लोग पिछले वादों को याद ना कर पाएं और आगे बढ़ते रहें। 2030 में वैसे मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगी कि 2017 और 18 के अराउंड न्यू इंडिया 2022 की बात की जाती थी। 2022 में इंडिया के 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हुए थे। गवर्नमेंट ने उसे एक डेडलाइन बनाया था और प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि हर इंसान को, हर देशवासी को एक घर मिलेगा रहने के लिए 2022 तक। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि 2022 तक फार्मर्स इनकम डबल हो जाएंगी। बुलेट ट्रेन का भी वादा किया था इन्होंने कि इंडिया में बुलेट ट्रेन आएगी। ये डेडलाइन भी 2 साल से पेंडिंग है। अब देखना है कि एक्चुअली में ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा, जो कि नो डाउट किसी ना किसी दिन तो बनेगा, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ तो हो ही रहा है। देखना इसे कैसे नई अचीवमेंट के तौर पर दिखाया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट में 4 मेन सेक्शन सोसाइटी पर भी फोकस किया है। गरीब लोग, महिलाएं, युवा और किसान। इन्होंने कहा है कि इनकी वेलफेयर सरकार की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। जब ये प्रोग्रेस करेंगे तभी देश प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन असलियत यहाँ पर यह है कि इंडिया की हंगर इंडेक्स में रैंकिंग नीचे गिरती जा रही है। आज के इंडिया की रैंकिंग 111 to 125 है इंडेक्स में, यानी इतना भुखमरी देश में देखने को मिल रही है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 45% पर है, एजेस 20 to 24 के बीच में है। महिलाओं का लेबर पार्टिसिपेशन इंडिया के वर्क फोर्स में पिछले कई सालों से नीचे गिरता जा रहा है। 2005 में 32% हुआ करता था, 2021 में ये सिर्फ 19% पर था।
और यहाँ पर मिडिल क्लास की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। चार्ट को देखिए, चार्ट हमें दिखाता है कि 2016 और 2021 के बीच में हाउस होल्ड इनकम इंडिया में कितने लोगों का बढ़ा, कितने लोगों का कम हुआ। जो रिचेस्ट थे 20% लोग हैं देश के, उनका इनकम तो बहुत अच्छे से बढ़ा है, 40% बढ़ा है। और उनका इनकम अपर मिडिल क्लास को देखिए, जो आते हैं अपर मिडिल क्लास में, उन्हें थोड़ा फ़ायदा देखने को मिला है। लेकिन जो एक्चुअल मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, देश के गरीब लोग हैं, पिछले कई सालों में नुकसान ही देखने को मिला। उनका जो इनकम है वो नीचे ही देखने को मिली। सबसे बुरा गरीब लोगों को 20% ही मिला। ये डेटा हमें दिया है इंडिया के कंज्यूमर इकोनॉमी 360 सर्वे ने। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि डेटा को एक्सेस करना देश में मुश्किल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि सरकार सिंपली कंफर्टेबल डेटा को डिस्क्लोज ही नहीं करती पब्लिक के सामने। इस चार्ट के भी नीचे लिखा हुआ है, ऑफिशियली पब्लिक डेटा इंडियन income and consumption inequality has become very hard or impossible to be obtained in recent years। 27 मार्च के आर्टिकल को देखो, यूनियन गवर्नमेंट कोई डेटा नहीं है इंडिया के ऑफशोर शेल कंपनीज के बारे में, नहीं ना ही सरकार के पास ये डेटा है कि कितने किसान मारे गए फार्मर्स प्रोटेस्ट में, ना ही ये डेटा है कि कितने माइग्रेंट मुश्किलें पहुंची कोविड के दौरान, ना ही ये डेटा है कि कितने लोग मॉब लिंचिंग में मारे गए, ना ही ये डेटा है कि MSMES शट डाउन हुई लॉकडाउन के दौरान। यही कारण के अपोजिशन लीडर्स ने अक्सर सरकार का मजाक बनाया है। नो डेटा अवेलेबल, और जिन चीज़ों में डेटा अवेलेबल है उसमें भी समझ नहीं आता कि कितना डेटा पर भरोसा करें। इस बजट को अनाउंस करते वक्त गवर्नमेंट मिनिस्टर ने कहा, सरकार ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को आज़ादी दिलाई पॉवर्टीज। लेकिन पिछले साल दिसंबर में अमित शाह ने कहा था कि मोदी सरकार ने 60 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। 25 करोड़ वाला नंबर सही है या 60 करोड़ वाला नंबर सही है, पता नहीं। एनीवेज, बजट पर वापस आए तो इस साल के इंटरिम बजट पूरी कहानी बाकी है। अभी डिटेल में पता चलेगा कि जुलाई के महीने में ये पूरा बजट वापस से आएगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी कि मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक है, तो वायरल फीवर आ रहा है, तो मैं पूरी कोशिश से अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसमें मैं और आपके लिए नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आप तक पहुँचाती रहूँ। थैंक यू।